इस फैमिली का अभिमान है हम, भारत को नई ऊंचाई पे। तो उस टाइम मेरे को लगता है कुछ 50-60 रुपए टिकट होगा एसटी का। तो सुबह मैंने बस पकड़ा 6 बजे का कुछ, तो 11:30-12 बजे तक मैं स्वारगेट पहुंच गया। वो कॉलेज का ऑफिस आउन में था। तो स्वारगेट से आउन तक आने के लिए लाइफ में कभी मैंने रिक्शा भी नहीं बैठा था ना, मैं पैदल गया वहां तक। फिर वहां कॉलेज जाने के बाद तो उन्होंने बोला यू आर टू लेट एक्चुअली, बट ठीक है अभी कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, आप इमीडिएटली कुछ करते तो ये करो। तो मैंने जितना था वो मेरे प्रोस्पेक्ट वगैरह लेके मैंने बोला जो भी 700-800 रुपए ले लो। कुछ उस टाइम 15-15.5 जब प्राइवेट कॉलेज था, तो फिर मैंने वो देख के डेयरिंग किया कि मेरे को लेना है। फिर मैंने बाकी का सोचा नहीं, घर वाले देंगे नहीं देंगे क्या करेंगे। फिर उन्होंने आउन से कॉलेज था हिंजौड़ी में, वो लोग उनकी बस में लेके आ गए और फिर उन्होंने बोला कॉलेज वगैरह दिखाया वो सब, ये ऐसा है, क्लासरूम है, ये है वो है। फिर उसके बाद ऐसे 6 बज गए, कॉलेज खत्म हो गया। फिर उस रात को कहाँ रहना वो भी क्लियर नहीं था मुझे। तो फिर मैं कॉलेज खत्म हुआ था तो मैं सब लोग गए, लड़के निकल गए, तो मैं कॉलेज के गेट पे ऐसे बाहर इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर देख रहा था। मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था यार रात को सोने का कुछ कहीं व्यवस्था है। तो सिक्योरिटी एक था, मेरे को नाम याद है, भोसले करके थे वो। तो बोले क्या ढूंढ रहे थे? मैं बोला मेरा इधर कोई नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम पुणे आया हूँ और कॉलेज शुरू हो गया, तो मेरा भी ऐसा रूम वगैरह ढूंढने का कुछ मेरे को आइडिया नहीं, मेरे को कोई पहचान था, मैं अकेला आया हूँ। तो वो बोला ठीक है एक रात मेरे घर पे आके रुक सकता है। तो सिक्योरिटी मतलब उसको उनको भी क्या 4-5 हजार रुपए सैलरी रहेगा, तो बेचारा 10x10 के रूम में फैमिली के साथ रहता था। तो मेरे को थोड़ा, कभी मैं किसी के घर में ज्यादा रहा नहीं था ना, तो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर वो बोला हमारे साथ ही सो अंदर। मैंने बोला नहीं मैं ऐसा नहीं सो सकता। वैसे मतलब विलेजेस में लोग बाहर भी सोने का आदत रहता है, बिना मतलब बिना चप्पल का हम लोग 10th तक पढ़े, तो वो कुछ डर नहीं लगता। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं बाहर ही सोता हूँ। तो फिर मैंने बाहर उनके उधर सोया। उस रात कैसा तो निकाला। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को वो कॉलेज तक लेके आए। फिर उन्होंने बोला तू मेरी साइकिल लेके जा और तू इधर हिंजौड़ी में कॉलेज था, रूम देख किसी का। मैं यस फैमिली ज्वाइन किया तो एक्चुअली एक 3.5-4 करोड़ तक स्ट्रगल कर रहा था। नाउ दिस ईयर आई विल बी क्रॉसिंग अराउंड 7 करोड़। यस पिंगारे साहब, कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर, आई एम गुड सर। यू आर ऑल गुड। गुड टू सी यू ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम 1-to-1। ऐसे में तो आप आते रहे हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि एस फैमिली में आपने कब ज्वाइन किया? एस फैमिली रजिस्टर कब किया? मेरा फर्स्ट सेशन 27 जून को हुआ था। 7 महीना हो गया मुझे। 7 महीने आपकी हो गई है इस फैमिली के साथ। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो एक रिव्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो कि अपने देश में एक प्रथा है कि मध्यम वर्गीय कुटुंबियांसाठी व्यवसाय नाही। एक मिडिल क्लास के इंसान वाले व्यक्ति ने अगर आपका फैमिली मिडिल क्लास है तो व्यवसाय नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं जाकर के नौकरी करना चाहिए। अगर आप सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर नहीं हो, फर्स्ट जनरेशन हो, खुद आप धंधे में उतरना चाहते हो, आपको नौकरी करना चाहिए। बट आपने व्यवसाय का मार्ग चुना अपने जीवन के लिए। आप एक बिजनेसमैन हैं। तो शुरू से बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कहीं अगर आपने जॉब करने किया है तो कहाँ किया है, और कैसे कैसे आप ये जैगरी टेल्स के बिजनेस में कैसे आ गए? एक्चुअली मेरा जो जन्म हुआ था, आई बिलोंग फ्रॉम द रूरल विलेज, वन स्मॉल टाउन इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। वन सांगोला करके पंढरपुर के पास में एक ये है, तालुक है। एक छोटा सा गांव है, मतलब बहुत बड़ा गांव नहीं, 100-150 घर वाला ऐसा एक छोटा सा ये है। तो मेरा उधर जन्म हुआ था। उसके बाद मैंने मेरा जो पढ़ाई वगैरह है 12th तक का उधर ही किया। और आई कुड टॉक अबाउट माय फैमिली। एक्चुअली मेरे मदर फादर दोनों इलिटरेट है, दे कैन नॉट साइन इवन। तो इनफैक्ट मतलब मैं जब 10th
तक पढ़ाई कर रहा था तब तक ऐसा कुछ क्लियर भी नहीं था कि आगे करना क्या है। सो मैं एक्चुअली स्टडी में थोड़ा अच्छा था, मुझे अंग्रेजी थोड़ा पसंद था। मतलब हम्म, 10th तक मैं एक्चुअली एक मतलब जेडपी के स्कूल में जो रहता है उधर क्या रहता है, जो प्लेज है मतलब प्रार्थना है वो हर रोज करना पड़ता है ना। तो क्या करते हैं, जो थोड़ा बच्चा एक्टिव है उसको आगे खड़ा रह के वो आगे बात करेगा, बाकी लोग पीछे। तो दैट वाज माय रोल एक्चुअली। सो उस हिसाब से मेरा एक्चुअली मतलब एक ये था कि स्टेज डेयरिंग वगैरह था उस टाइम भी, मतलब फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ। तो फिर 10th तक स्टडी करने के बाद, बट इनफैक्ट ऐसा था कि घर से कोई गाइडेंस नहीं था। तो इतना स्टडी के ऊपर ध्यान नहीं देता था, मतलब कुछ किए बिना, मतलब जितना स्कूल में पढ़ते हैं उतने में, बिकॉज घर में जाने के बाद फिर घर का खेती का वगैरह थोड़ा बहुत हेल्प करना पड़ता था। फिर मेरे को 10 में बहुत ऐसा कुछ अच्छे मार्क्स नहीं पड़े, आई वो जस्ट 47%। ओहो, बट हाँ, बट मुझे अंग्रेजी पसंद था करके मैंने सोचा कि मैं साइंस में लूंगा। मतलब ऐसा कुछ क्लियर नहीं था कि आगे जाके इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर करना है, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं था। बट मुझे अंग्रेजी अच्छा लगता है करके मैंने साइंस में लिया। फिर मैंने 11th और 12th साइंस किया। तो फिर साइंस करने के बाद मेरा ऐसा कुछ क्लियर नहीं था क्या करना है। तो हमारे यहाँ क्या है रूरल में कि चलो 12वीं हो गया तो मिलिट्री में वगैरह जाओ, ऐसा कुछ रहता है। तो मैं एक्चुअली 12th का एग्जाम होने के बाद मैं एक्चुअली मेजरली क्या कोल्हापुर साइड में ना इसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं मिलिट्री के। तो मैं सांगोला से एक्चुअली कोल्हापुर गया था, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उधर। मैं फिर चेक करके आया कि कितना फीस लेते हैं क्या है कैसा है। तो मैं रास्ते से वापस आ रहा था वो चेक इंक्वायरी करके। तो मेरे को ना हमारा जो ताल्लुक प्लेस है उधर एक मेरा क्लासमेट मिला जो उसने भी मतलब 12th वगैरह किया था। हम्म, तो उसने बोला कि तू क्या कर रहा है, मतलब अभी क्या आगे का प्लान क्या है। तो मैंने बोला कि अरे मैं, मेरे घर वाले बोले तू मिलिट्री में जा तो इजीली फटाफट नौकरी लग जाएगा, 10-11 हजार जो भी हम लोगों को सपोर्ट हो जाएगा। तो अच्छा। दैट वाज द इंटेंशन। तो फिर उसने आप थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं, बताइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जैसे फैमिली मेंबर से बात करते हो वैसे बात कीजिए, बताइए। यस। तो उसने मुझे एक कागज दिखाया कि पुणे में ऐसा एक कॉलेज है जहां पे मतलब एडमिशन देते हैं, ऐसा मार्क्स का वगैरह कुछ क्राइटेरिया नहीं है। तो मेरे पानी पी लीजिए, अगर पानी है आजू बाजू तो पानी पीजिए। मैं समझ रहा हूँ आपके, किसी को भी व्यक्ति जब हिस्ट्री बताता है तो काफी उतार चढ़ाव से व्यक्ति जब आता है ऊपर, तो ऐसी भावनाएं कभी कभी आ जाती है। यस। तो उसने मुझे कॉलेज का एक पेपर से दिया कटआउट की ये कॉलेज है यहाँ पे, तू क्या कॉल करके, यहाँ पे ऐसा कुछ मार्क्स का वगैरह कुछ नहीं है बट वो लोग देते हैं एडमिशन। तो फिर मैं फिर वो कागज लेके घर गया, मतलब इंक्वायरी करने गया था मिलिट्री का, आते समय अलग ही कुछ चीज लेके आया। तो घर वालों को जाके मैंने बोला कि मेरे को मिलिट्री वलिट्री कुछ करना नहीं है, मुझे ऐसा इंजीनियरिंग करना है। तो घर वाले बोले कि पैसा नहीं, इतना पैसा कौन देगा, क्या करेगा। तो मेरे घर के सामने एक स्कूल है छोटा सा। बताइए। तो उधर एक टीचर थे, वो क्या करते थे, मेरे फादर को पान खाने की आदत थी ना, बाकी कोई नशा नहीं करते थे, पान खाते थे। तो जो टीचर है ना, हमारे घर के सामने एक स्कूल था छोटे बच्चों का, 1st to 4th तक का। तो वो क्या करते हैं, हर रोज स्कूल खत्म होने के बाद हमारे घर में आके पान खा के चाय पी के जाते थे, ऐसे 5-6 बजे के बाद। तो मैं एक्चुअली वहां पहुंच के मैं फादर से बात कर रहा था तब तक वो आ गए। तो वो बोले कि क्या हुआ, क्या मतलब ये क्या जिद कर रहा है। तो फादर ने बोला कि ये बोलता है कि मेरे को इंजीनियर होना है। हम्म, तो उन्होंने बोला प्रॉब्लम क्या है। फादर बोले पैसा नहीं है, प्रॉब्लम क्या है मतलब। क्योंकि वो लोग उस टाइम क्या 100-150 रुपए ऐसा कुछ देते थे, मतलब खेती में काम करने के रोजमदारी में जाते ऐसा करते थे ना। हम्म, तो वो जो टीचर थे उन्होंने बोला ठीक है, इशू क्या है। तो वो बोले कि अभी उसको पुणे जाना है। तो उस टाइम मेरे को लगता है
2002 की बात है। तो उस टाइम मेरे को लगता है कुछ 50-60 रुपए टिकट होगा एसटी का। तो उन्होंने बोला इश्यू क्या है, तो वो बोले पैसे नहीं है, उसको जाना है। तो बोले ठीक है, इसको जाने दो, इंक्वायरी करके आने दो, कुछ लगेगा तो मैं देता हूँ। उन्होंने जैसे बोला तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, चलो कोई तो रेडी है। तो उन्होंने कुछ 500-1000 रुपए निकाल के जेब से दिया उसी टाइम। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग से बस पकड़ गया। तो एक्चुअली वो टाइम तक मैं जिंदगी में कभी सांगोला जाके कभी पूना बिना नहीं आया था, बिकॉज बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। तो ऐसा मतलब टूर्स वगैरह स्कूल के, तो उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं होता था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। तो सुबह मैंने बस पकड़ा 6 बजे का कुछ, तो 11:30-12 बजे तक मैं स्वारगेट पहुंच गया। वो कॉलेज का ऑफिस आउन में था। पुनः आ गए, आपको मदद किया आपके किसी जान पहचान के टीचर ने। यस, कॉलेज का ऑफिस वहां पे था। यस, स्वारगेट से आउन तक आने के लिए लाइफ में कभी मैंने रिक्शा में नहीं बैठा था ना, मैं पैदल गया वहां तक। पैदल गया स्वारगेट से, आप पैदल गए वहां तक। फिर वहां कॉलेज जाने के बाद एक्चुअली कॉलेज ऑलरेडी शुरू हो गया था, एडमिशन वगैरह हो गए थे, कॉलेज शुरू ही हो गया था। तो उन्होंने बोला यू आर टू लेट एक्चुअली, बट ठीक है अभी कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, आप इमीडिएटली कुछ करते हैं तो ये करो। तो मैंने जितना था वो मेरे प्रोस्पेक्ट वगैरह लेके मैंने बोला जो भी 700-800 रुपए ले लो। कुछ उस टाइम 15-15.5 प्राइवेट कॉलेज था। तो फिर मैंने वो देख के डेयरिंग किया कि मेरे को लेना है। फिर मैंने बाकी का सोचा नहीं, घर वाले देंगे नहीं देंगे क्या करेंगे। फिर उन्होंने आउन से कॉलेज था हिंजौड़ी में, वो लोग उनकी बस में लेके आ गए। और फिर उन्होंने बोला कॉलेज वगैरह दिखाया, वो सब ये ऐसा है, क्लासरूम है, ये है वो है। फिर उसके बाद ऐसे 6 बज गए, कॉलेज खत्म हो गया। फिर उस रात को कहाँ रहना वो भी क्लियर नहीं था मुझे। अच्छा, बताइए। मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को। ऑलमोस्ट हर एक इंसान के साथ ऐसी चीजें हुई है। इट्स नॉट ओनली योर स्टोरी, काफी सारे लोगों के जीवन में ऐसा मोड़ रहता है। तो फिर मैं कॉलेज खत्म हुआ था, तो मैं सब लोग गए, लड़के निकल गए। तो मैं कॉलेज के गेट पे ऐसे बाहर इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर देख रहा था। मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था यार रात को सोने का कुछ व्यवस्था है। तो सिक्योरिटी एक था, मेरे को नाम याद है, भोसले करके थे वो। तो बोले क्या ढूंढ रहे थे? मैं बोला मेरा इधर कोई नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम पुणे आया हूँ और कॉलेज शुरू हो गया, तो मेरा भी ऐसा रूम वगैरह ढूंढने का कुछ मेरे को आइडिया नहीं, मेरे को कोई पहचान था, मैं अकेला आया हूँ। तो वो बोला ठीक है, एक रात मेरे घर पे आके रुक सकता है। तो सिक्योरिटी मतलब उसको उनको भी क्या 4-5 हजार रुपए सैलरी रहेगा। तो बेचारा 10 बाय 10 के रूम में फैमिली के साथ रहता था। तो मेरे को थोड़ा, कभी मैं किसी के घर में ज्यादा रहा नहीं था ना, तो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर वो बोला हमारे साथ ही सो अंदर। मैंने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं सो सकता। वैसे मतलब विलेजेस में लोग बाहर भी सोने का आदत रहता है ऐसा। मतलब अभी हम लोग सोचते हैं कि सांप आएगा ये काटेगा, बट उधर कुछ नहीं रहता है। बिना मतलब बिना चप्पल का हम लोग 10th तक पढ़े, तो वो कुछ डर नहीं लगता। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं बाहर ही सोता हूँ। तो फिर मैंने बाहर उनके उधर सोया। उस रात कैसा तो निकाला। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को कॉलेज तक लेके आए। फिर उन्होंने बोला तू मेरी साइकिल लेके जा और तू इधर हिंजौड़ी में कॉलेज था, उधर रूम देख किसी का। तो उधर जाम्बुकर काकड़े ऐसे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने सब रूम का किया था। तो फिर मैंने एक रूम फाइंड आउट किया। फिर मैं वापिस वो सब करके घर गया और फिर घर से पैसा लेके आ गया। तो ऐसे करके फिर मेरा इंजीनियरिंग शुरू हो गया। बट एक्चुअली क्या है, फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा अंग्रेजी कुछ ये नहीं था। मेरे को थोड़ा बहुत आता था, बट मेरे को उस टाइम उधर लगता था कि मेरे को बहुत अंग्रेजी आता है। मैं वॉट को वॉट बोलता था ऐसा, तो बच्चे चिढ़ाते थे मेरे को। तो फर्स्ट सेमिस्टर ऐसे ही एकदम ये गया कि मतलब बहुत सारा बाउंस हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मेरा जिद था कि यार मैं इतना ये करके आया तो मुझे करना है। तो फर्स्ट सेमिस्टर में मेरा क्या हुआ, एक्चुअली 1-2 सब्जेक्ट ही गया।
अच्छा। मैं घर नहीं गया, मैं घर को बताया भी नहीं। फिर मैंने क्या किया, दिवाली में उधर छुट्टी रहता है ना 1.5-2 महीना कॉलेज का। यस। उस टाइम मैंने सोचा कि मैं एग्जाम पास होके ही जाऊंगा, दिवाली के बाद फिर एग्जाम रहता है, री एग्जाम। तो फिर मैंने क्या किया, हिंजोड़ी में ना टाटा फिकोसा करके एक कंपनी है, उधर ले कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लेते हैं। तो मैंने क्या किया, नाइट शिफ्ट का उधर कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन किया है जस्ट ऐसे। तो उनका एक पेंट बूथ था, पेंट बूथ में कैसा रहता है, बड़ा बड़ा ग्रीटिंग रहता है, मतलब ऐसा 50-50 kg का ग्रीटिंग। तो उसमें क्या होता है, पेंट बूथ में जब वो फेंडर वगैरह करते थे ऑटोमोबाइल का, तो उसमें पेंटिंग करते थे तो बहुत सारा पेंट नीचे गिरता है ना वो ग्रेटिंग, फिर वो ग्रेटिंग उठा के उसको छन्नी से करने का ऐसा काम था। तो फिर मैंने वो रात को, मेरे को अच्छा लगा 1-1.5 महीने में कुछ ना कुछ पैसा आ जाएगा। तो फिर मैंने वो 1.5 महीना काम किया, वो पैसा लिया। फिर मैंने री एग्जाम दिया, और री एग्जाम में एक्चुअली मैं टॉप आ गया, मतलब इनिशियल एग्जाम में जितने मार्क्स किसी को नहीं मिले, उससे ज्यादा मेरे को एक मार्क्स आ गए। फिर वहां से मेरे को पता चला कि यार मैं पुणे में भी टॉपर हो सकता हूँ। फिर कॉलेज में जब लोगों को पता चला ये री एग्जाम में टॉप आया, तब जो बच्चे चिढ़ाते थे, मेरे को बचपन से आदत है कि फर्स्ट बेंच पे बैठने का। तो बच्चे जो भी आप फर्स्ट रो में ही बैठते हैं। यस यस, मैं देखा हूँ आपको। यस यस। तो तो फिर बच्चों को लगा कि यार ये टैलेंट है लड़का, ठीक है बात करने में थोड़ा बहुत अभी लैंग्वेज का वगैरह इशू रहेगा, बट इसमें टैलेंट है। तो फिर बच्चे दोस्ती करने लगे। अच्छा। हम्म। तो फिर इधर चाकन करके एक एरिया, वहां का एक लड़का था, जब उसको पता चला ये टैलेंट है, तो वो एक वो भी हमारे बगल में रूम करके रहता था। तो उसके माँ बाप आते थे, उसको मिलते थे। तो चाकन ज्यादा दूर नहीं हिंजोड़ी, उसके पास कार वगैरह था। तो उसको माता पिता बोले कि तू एक काम करना, सुदर्शन नाम है उसका, तू इसको लेके अपने घर आ, इसका मतलब इतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं ना, तो इसको फ्री में खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, ऐसे भी इसको तकलीफ रहती है, और तुम दोनों एक साथ जाया जाया करो, स्टडी करो, ऐसा करके फिर वो मेरे को उधर लेके गया। फिर अच्छा। मैंने 6 महीने तक उधर निकाला। तो उनका कैसा था, उनका इंडस्ट्रियल एरिया में ना ऐसे वेयर हाउसेस वगैरह ऐसे रेंट पे दिए हैं। हाँ। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया था, एक छोटा सा कैंटीन निकाला था, और वो सब कंपनी में चाय बांटते थे। तो मेरे को उधर क्या ड्यूटी था कि रात को चाय बांटने का जाके नाला अच्छा। वहां से मेरा चाय कनेक्शन। तो ओके। फिर मैं रात को उतना काम करता था, मेरे को भी अच्छा लगता था, क्योंकि रूम का रेंट कुछ भी किया तो 1,000-1,500, और मेस का 1,000, ऐसा 2-3 हजार बचता था मेरा। तो ऐसे करके 6 महीना निकाला, बट फिर मेरे को याद आया कि थोड़ा स्टडी से फोकस शिफ्ट होता है। फिर मैंने बोला कि नहीं, हम लोग उधर रूम करके रुकेंगे। फिर वो उसको भी मैंने लेके आया, बोला हम रूम पे ही रुकेंगे, मैं करता हूँ मैनेज। तो ऐसे करके करके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर आई वॉज द टॉप थ्रू आउट द 4 years। फिर इंजीनियरिंग अच्छे से किया, बट मैं, मेरा एक ही था साल में एक आध बार जाने का घर, छुट्टी में काम करने का। तो उस हिसाब से मैंने फिर इंजीनियरिंग किया। फिर इंजीनियरिंग होने के बाद बहुत बार बच्चे क्या करते कि चलो अभी इंजीनियरिंग हो गया, रिजल्ट आते तक हम एंजॉय करते थे। तो मैंने उस टाइम भी क्या किया, नौकरी चॉइस किया। एक सनकैप्स करके कंपनी था पिरंगुट में, वो एफआरपी केबिन बनाते हैं। तो मैं ऐसे इंटरव्यू के लिए गया, उन्होंने मेरे को ले लिया। फिर 5,000 वगैरह कुछ पगार देते थे। तो फिर मैं जाके वो सब करता था। उसके बाद फिर मेरा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा कोर इंजीनियरिंग में कुछ काम करते हैं, प्रोसेस वगैरह ऐसा। तो फिर उसके बाद मेरे कुछ पहचान के लोग थे, उन्होंने बोला कि यार एक ऐसी क्लीन एयर करके कंपनी है जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल और इसमें कन्वेइंग्स और इसमें अलग अलग वर्टिकल में काम करते हैं, जहां पे एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह इसका। तो फिर मैं उधर इंटरव्यू के लिए गया, तो उन्होंने मेरे को साइट इरेक्शन के लिए चूज किया कि मतलब विलेज से है और फैमिली का इतना बैकग्राउंड नहीं, तो पड़ा रहेगा 1 साल तक, क्या फर्क पड़ता है, इसको भेज दो साइट पे। मेरे को ज्वाइनिंग किया, नेक्स्ट डे मेरे को भेज दिया कच्छ में, जहां पे बहुत हिट रहती है गांधी। यस यस। वहां पे एक स्टील प्लांट आ रहा था, फेरोलाई का, फेरो मैंगनीज फेरोक्रोम का स्टील प्लांट। वो प्लांट का पूरा उन्होंने फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम सप्लाई किया था, और टन की प्रोजेक्ट लिया था, फ्रॉम इरेक्शन, साइट फैब्रिकेशन, कमीशनिंग। तो प्रोजेक्ट मतलब मैंने ज्वाइन करने के बाद 11 महीने तक मैं उधर ही रहा, ना कभी कोई दिवाली किया ना कुछ नहीं किया। बट मेरे को उधर एक मजा आ रहा था। वो सैलरी 5,000 दिया उन्होंने भी, तेरे को अभी कितना है 5।
उतना ही देंगे। बट उधर एक था कि उधर रहना खाना फ्री था। और फिर उन्होंने क्या मेरे को लगता है 300 रुपये वगैरह कुछ अलाउंस देते थे खाने का। तो मैंने क्या किया था, मेस लगाया था। 50-50 रुपए का थाली खाने का 100 रुपए, तो 200 रुपये बचाता था। तो ऐसे करके वो 5-6 हजार और ये 5 हजार ऐसा। हम्म, फिर वो 10 हजार बचा के मैं घर भेजता, हम्म, क्योंकि ये लोगों ने कर्जा उठाया था, इधर से ले लो उधर से ले लो। फिर वैसा करके मैंने, ज्यादा नहीं था कर्जा, 1.5-2 लाख रुपए हुआ था। बट मैंने वो नील किया 11 महीने में। उसके बाद साइड से वापिस आने के बाद मेरा एक कलीग था जो पहली कंपनी में जॉब करता था, जयदीप करके। तो वो एक्चुअली उधर सेल्स में था, वो सेल्स डिपार्टमेंट में। तो वो उधर से साइड पे आया था, उसका ऑर्डर था ना। तो उसने मेरे को देखा कि यार बंदा मेहनत का है। और साइड पे क्या वो डस्ट वस्ट गिरता था, वैसे ही काम करने का पूरा ऐसा काला होता था। कमीशनिंग कुछ चोक हो गया, कुछ हो गया। तो थोड़ा सिस्टम, बिकॉज कंपनी का भी वो पहला ऑर्डर था इतना बड़ा, और वो काइंड ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को इतना आइडिया नहीं था, बहुत फैन डस्ट था, तो कन्वेइंग में चोक होता था। उन्होंने प्रॉपर रेशो मेंटेन नहीं किया था ईयर और इसका। फिर वो लड़के को लगा कि यार अब थोड़ी दोस्ती हो गई। तो उसने क्या किया था फिर, उसने वो कंपनी छोड़ के रिको करके जो है सुदर्शन केमिकल का, वो ज्वाइन। फिर वो उधर जाने के बाद उधर एक वैकेंसी निकला सेल्स के लिए। तो अच्छा। उसने मेरे को कॉल किया कि तू सेल्स में काम करेगा क्या। मैंने बोला हाँ मैं तो काम करूंगा। बोला सेल्स में सैलरी अच्छा मिलता है हम्म, और एडिशनल रहता है ये। तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया, मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया। बिकॉज फील्ड में काम किया तो मेरे को एक्चुअल सेल्स वाले से ज्यादा एक्सपोजर था इक्विपमेंट्स और वगैरह का। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेके सिलेक्ट किया। फिर वो सिलेक्ट करने के बाद एक्चुअली मेरे को कंप्यूटर इतना ज्यादा नहीं आता था। इंजीनियरिंग कहाँ उस टाइम कुछ सिखाते नहीं थे इतना। हम्म, तो फिर वो कैसे चलाना क्या, वो मेरे पीछे बैठता था, वो मेरे को सब सिखाता था, प्रपोजल कैसे बनाने का, क्या टर्म्स डालने का, फॉर्मेट पूरा। बिकॉज वो लोगों ने मेरे को लिया था 1 साल का एक्सपीरियंस है करके। दो इट वाज नॉट सेल्स एक्सपीरियंस, फिर भी उनका एक एक्सपेक्टेशन था। तो मैं एक्चुअली थोड़ा थोड़ा लेट रुक के वो मेरे को सिखाता था 6 बजे बाद, अभी ऐसा कर, ये ऐसा रहता है। वैसा करके फिर मैंने एक 4-5 महीना निकाला। तो एक्चुअली क्या हुआ, मेरे को जिस पोजीशन पे लिया था उधर का जो रीजनल हेड था मेरा बॉस, उसको एक्चुअली एक सेल्स हेड छोड़ के गया, तो उनको सेल्स हेड किया। तो फिर उन्होंने मेरे को चैलेंज दिया, देख तेरे ऊपर मैं बॉस नहीं लूंगा, प्रोवाइडेड तेरे को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आई वॉज अ सेल्स इंजीनियर। बट मैंने फिर चैलेंज लिया, सर मैं करूंगा, मैं सर 12 क्या 16 घंटा काम करूंगा, मत लो किसी को। उनको भी अच्छा लगा, चलो चैलेंज लेता है। तो मैं एक्चुअली एकदम एक 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस में मेरे को पोजीशन सेल्स इंजीनियर ही था। बट रोल मेरा जोनल इंचार्ज था। मतलब मैं नॉर्थ जोन देखता था, दिल्ली ऑफिस जो ब्रांच ऑफिस वो रिपोर्टिंग करता था मुझे। तो उधर लोगों को थोड़ा ये रहता था, मतलब सीनियर लोग थे ब्रांच हेड वगैरह। बट एचओ को रिपोर्टिंग करना वो रोल ही था। पोजीशन कुछ भी रहने दो, बट यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ एचओ। तो ऐसे करके मेरा हेड हेड सेल्स कोऑर्डिनेशन होकर अच्छा ये रहा टेन्योर। फिर जॉब में फिर मजा आ गया, बिकॉज मेरे को क्या था, इधर कुछ करना ही नहीं था। मैं 22-22 दिन ट्रेवल भी करता था। तो उनको ये बहुत पसंद आया, बंदा ट्रैवलिंग करता है बहुत। तो फिर काम करते तो रिजल्ट आता ही, फिर बिजनेस आते गया आते गया। फिर वैसे करके मैंने 3-4 साल काम किया उधर। उसके बाद फिर मेरे को ऑफर आ गया दूसरी कंपनी से। फिर उधर मैंने 1 साल तक काम किया। फिर एमडी ने मेरे को ऑफिस बुला लिया कि बोला यार तू मत कर, बाहर आ जा, तेरे को क्या पैकेज है। पैसा करके फिर मेरे को बुला लिया। फिर उसके बाद मैंने 5-6 साल तक काम किया। मुझे बिजनेस करना ही था। तो मैं एक्चुअली फिर ये कर रहा था कि अभी क्या बिजनेस करना। तो मैंने 2006 में पास आउट हो गया। 2006 से लेके 2019 तक जॉब किया मैंने। बट मुझे एक्चुअली बीइंग अ फार्मर, मुझे किसानों के लिए कुछ करना था कि यार किसान का क्या पेन रहता है। यस। शुगर केन रहता है, उसको वैल्यू एडिशन कुछ करने को नहीं आता। मतलब शुगर फैक्ट्री को शुगर कैन दे दो, 3-3 4-4 महीने तक वेट करो पेमेंट का।
तो मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग किया था, तो मैंने सोचा कि शुगर केन से हम लोग वैल्यू एडिट करके जागरी प्लांट बनाएंगे। तो फिर मैंने उसके ऊपर स्टडी किया, कैसे पैन बनता है, क्या करता है। मैंने कंपनी भी फॉर्म किया, ये पीछे सर्टिफिकेट दिख रहा है, मेरा इंजीनियरिंग कंपनी था, TSK प्रोसेस टेक इंटरनेशनल करके। हम्म। तो फिर मैं गुड़ के प्लांट बनाने का प्लान किया, तो उसका मैंने ROI वगैरह निकालना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि गुड़ का प्लांट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये यूपी टाइप का जो रहता है वो तो कोई भी बनाता है, उसमें कोई स्किल नहीं, इंजीनियरिंग। मेन पेन ये है फार्मर का कि वो जो बनाता है उसको बेचने को नहीं आता। बेचने को। हाँ, तो बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं कि फेल जाते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट 50% 70% सब्सिडी देता है, तो गवर्नमेंट का पैसा लेने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट वाले क्या किसी को भी खड़ा करते हैं, तू सिर्फ तेरा पेपर दे, मैं तेरे को प्लांट खड़ा करके देता। इंजीनियरिंग कंपनी भी ऐसे करते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे को ये गेम में नहीं जाने का, वाई टू मतलब चीट विद गवर्नमेंट, इतना पढ़ने के फायदा क्या है कि किसी को चीट करो, ये करो। तो फिर मैंने सोचा कि यदि वुड का इतना कल्ट नहीं था, और उस टाइम जस्ट एवले वगैरह आए थे मार्केट में, 18 में वगैरह कुछ उनका कुछ आउटलेट लॉन्च होता। तो फिर मैंने उस टाइम सोचा कि यार गुड़ की चाय में कोई नहीं करता। मैंने स्टडी भी किया, मैंने इवन एवले के ऑफिस में जाके विजिट भी किया था, कैसे फ्रेंचाइज किया, अब गुड़ का चाय क्यों नहीं करते। अरे वो बोले गुड़ की चाय थोड़ी बनती है, वो फटती है, ये वो। तो फिर ऐसा करके फिर मेरे को पता चला यार, जो लीडर है इसमें, जिसने मतलब हम अभी भी उनको भगवान मानते हैं, बिकॉज ही हैज शोन द पाथ टू द पीपल इन महाराष्ट्र। बाहर अदर स्टेट में बहुत बड़े बड़े ब्रांड है अपन से भी। फिर मैंने सोचा यार दिस इज द एरिया वेयर आई कैन वर्क। तो इसमें ये होगा कि मैं किसी का कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ। और मेरे यस। हाँ, थोड़ा इशू हो गया कुछ समय तो। हाँ, अचानक से डिस्कनेक्ट हुआ, मुझे लगा इंटरनेट का कुछ इशू। तो फिर उसके बाद मैंने वो प्रोडक्ट वगैरह डेवलप किया। फिर उसके बाद एक्चुअली क्या लॉन्च करना था ब्रांड। तो मैंने सोचा कि यार ब्रांड लॉन्च करने के लिए इतना 13 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं अभी चाय बना के बेचता बैठूंगा तो फिर बहुत टाइम जाएगा। तो फिर कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो उसके लिए भी रिस्क नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, एक्चुअली पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पुलिस डिपार्टमेंट रहता है, कमिश्नर, उनका परमिशन लिया। उनको बोला कि मुझे LED वैन घुमाना है पूरे मतलब सिटी में और बाहर आउटस्कर्ट में। तो फिर मैंने 1 महीने तक वो LED वैन घुमा के चाय का टेस्टिंग करते थे। तो मैं मॉर्निंग 6 बजे निकलता था, एक LED वैन मेरे दोस्त का था, उससे मैंने फ्री में लिया। उसको बोला मैं सिर्फ डीजल और ड्राइवर दूंगा। तो वैसे करके मैंने लिया। फिर 1 महीने तक हम लोगों ने 6 बजे से रात को 11-12 बजे तक आते थे। फिर वो मेहनत लिया, प्रॉपर फीडबैक फॉर्म बनाया था, ये चाय किससे बना है, कैसा लगता है, ऐसा 8-10 पॉइंट थे। उस हिसाब से फिर कस्टमर को बहुत चाय पसंद आने लगा। फिर मेरा सर्वे हो गया, मतलब दुकान चलाने से ज्यादा मेरा वैरायटी का एक्सपीरियंस था। बहुत बार दुकान के आप एक जगह चलाते हैं, वही 5-10 किलोमीटर के रेडियस के लोग आते। तो मेरे पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस था कि मतलब ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर के पेरीमीटर के लोगों को मैंने टेस्ट करवाया था। तो फिर वैसे करते करते मैंने ऐड बनाया था, तो इंक्वायरी आना शुरू हो गया, अच्छे से ऐड बनाया था। तो फिर मीटिंग वगैरह शुरू हो गए लोगों ने। फिर एक फ्रेंचाइजी शुरू हो गया 20 जुलाई 2019 में, पहला आउटलेट शुरू हो गया चिंचवड से। फिर वहां से मतलब देयर वाज नो वे बैक, बिकॉज वी वर द बेस्ट ऑप्शन फॉर द पीपल। पूरी दुनिया शक्कर में झगड़ा कर रहे थे, ये आ गया था, साहिब आ गया था, प्रेमा चाय सा। तो लोगों को लगा कि यार ये कुछ यूनिक है, इसको प्रेफरेंस देते। तो फिर लोग आते थे। तो हम लोगों ने 6 महीने में 25 आउटलेट ओपन किए। तो एक्चुअली ये कंपनी, आउटलेट का थीम वगैरह सब आपका रहता है, टी आप प्रोवाइड करते हो? यस यस। अच्छा। तो ऐसे करके फिर 6 महीने में 25 आउटलेट हो गए। तो अभी ये चाय का जो काम मैंने सब डेवलप वगैरह किया था, बट हम लोग इंजीनियरिंग में कुछ काम करते थे ना साथ में। तो मेरे 2 और दोस्त थे इंजीनियरिंग के। तो हम बातें करते करते मेरे पास ऐसा चाय है, तो उनको लगा अरे अच्छा है, फिर क्या है तेरा आइडिया। मैंने बोला कि मैं ब्रांड लॉन्च करूं। तो बोलते कि हम कोई पार्टनर ले लो। मैंने बोला ठीक है चलो। वैसे करके उनको पार्टनर ले लिया। तो 6 महीने उन्होंने बहुत पैसा देखा। तो हमारा एक पार्टनरशिप कंपनी बनाया था। तो मैंने उनको बोला था कि 1 साल तक कोई पैसा नहीं निकालेगा बिजनेस से। तो वो लोग जो एक्चुअली बिजनेस में थे और प्रॉब्लम में थे, तो वो लोग क्या करते थे, हम लोग 3 लाख रुपए फीस लेते थे उस टाइम, क्योंकि एवले भी ले रहा था और हमको भी दे रहे थे लोग।
तो मेरे बैंक में ऐसा 10-15 लाख पड़ा रहता था। अकाउंटिंग सब मैं देखता था, फाइनेंस वगैरह, सेल्स पूरा, मतलब फ्रंट पे था ना, प्रोडक्ट पूरा आइडिया था। तो वो लोग क्या करते थे ऐसे, पता चला 2-4 फ्रेंड्स हुए तो आते थे, अरे यार 5 लाख रुपए देना थे, माझी गाड़ी ओढून नेतील, ऐसा वैसा। तो ऐसा करके करके वो लोगों ने 6 महीने में 15-20 लाख रुपए साइपन किया। फिर अच्छा। लॉक फिर लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन लगने के बाद बहुत सारा मेजर चैलेंजेस था। लोगों ने यूनियन बनाया, फ्रेंचाइजी वालों ने। अ, फिर पैसा मांगने लगे, हमको नहीं धंधा करने का, अभी मेरे को मालिक रेंट नहीं ये कर रहा होकर। तो उस टाइम वो दोनों ने बोला कि एक काम करे, तेरा ही आइडिया है, हम दोनों बाहर निकलते हैं, हमको ये बिजनेस नहीं करने का। तो बड़ा प्रेशर का काम था ना लोगों को हैंडल करना। 10 लोग थे, यूनियन किया था, ऑफिस में आते थे, टेबल बजाते थे, आप भी पैसा चाहिए, नहीं तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं हम लोग, केस करेंगे, वो करेंगे। और एक गलती किया था मैंने उस टाइम, क्या जोश में एग्रीमेंट नहीं किया था, मैंने बोला ठीक है करेंगे 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 करके। तो फिर वो लोग तो निकल गए। मेरे को तो एक्चुअली यही काम करना था, मेरा पैशन था। उनका तो ठीक एक्सीडेंटली आ गए थे बातों बातों में। तो फिर वो लोग 15-20 लाख निकल गए थे बाहर। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी एक काम करते हैं, ये जो लोग हैं सबको एक साथ बात करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो मैंने फिर वो लोगों को बोला, देखो यार, फ्रेंचाइज लेते समय आप एक साथ नहीं आए थे, तो एक एक जन मेरे साथ डील करो, मैं एक एक जन को बात करूंगा। 10 लोग आएंगे तो मैं बात नहीं करूँ, जो करना है करो, क्या कर सकते हैं आप ज्यादा ज्यादा। किया। फिर ब्रेक करके मैंने क्या किया, एक एक जन से बात करना शुरू किया। मैं रात को 4-4 बजे तक मीटिंग करता था लोगों से, क्या इश्यू है, क्यों नहीं करना चाहते हैं, डिटेलिंग में मेरा क्या गलती है इसमें। मैं थोड़ी आपके पास आया था कि मेरे से फ्रेंचाइजी लो, आप आए, मैंने आपको कंसेप्ट बताया, आरओआई बताया, प्रॉफिटेबिलिटी का कोई इश्यू है क्या, नहीं प्रॉफिटेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं, बट अभी हमारा जो लॉस हुआ उसका क्या, आप मेरे को उधार में मटेरियल दे दो, ऐसा ऐसा। तो फिर उस टाइम मैंने कुछ गलत भी डिसीजन लिए, थोड़ा ये रोकने के लिए। मैंने बोला ठीक है, थोड़ा उधार देता हूँ, ऐसा करके मैंने 40-50 लाख रुपए किया। फिर उसमें क्या, दो बहुत एग्रेसिव लोग थे, थोड़ा लोकल इधर के थे। तो फिर मैंने वो दोनों को दे दिया 25 लाख वापिस, 10-12 करके। और फिर बाकी 8 लोग तो रुक गए ना। तो ऐसे करके फिर मैंने उसके बाद फिर एग्रीमेंट वगैरह प्रॉपरली बनाना शुरू किया, नॉन रिफंडेबल था। बट उसके बाद मैंने एक सोचा कि बहुत ज्यादा पैसा आता है तो भी प्रॉब्लम है। फिर मैंने सोचा कि यार हम लोग ऐसा कुछ मॉडल डिजाइन करते हैं कि एकदम स्लिम एंड क्लीन होना चाहिए, किसी को ना पैसा वापिस मांगते समय शर्म आनी चाहिए, क्या क्यों मांगू मैं। तो फिर मैंने वो डिसाइड किया, मतलब बहुत सारे लोग मेरे को, मतलब 1 हजार 3 लाख लोग देते, तू ना क्यों बोलता है, मेरे को 85 चाहिए बोलता है, पागल है क्या तू। मैंने बोला नहीं, मैं वॉल्यूम में खेलना चाहता हूँ, मुझे अभी ये इसमें नहीं जाना है। तो फिर मैंने वो मॉडल 50,000 का मॉडल स्लिम ट्रिम करके वो सब किया। तो फिर उसके बाद मतलब अभी 5 साल होने को आए ब्रांड को। सो वी आर डूइंग गुड एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। क्योंकि 50 लाख क्या होता है, एक मराठी में मन है, जो आदमी पैसा देतो उसका हिशोब लगना चाहिए। तर त्याला हिशोब लागत नसेल, 50,000 का 3 लाख कशाचे, काय एक्झॅक्टली मला याच्यातून भेटतंय, ते मला मेरे एक दोस्त ने बताया था। फिर मेरे को एकदम दिमाग में बैठा कि हिशोब लगना चाहिए हर एक चीज का। तो 50,000 वी कैन जस्टिफाई ना, 5 साल का ले रहा हूँ, 10,000 क्या, आप 150 रुपए देते हैं डेली का, कुछ भी नहीं है। इतना सारा ब्रांड मार्केटिंग करना, ये करना वो करना, वैसे करके फिर ब्रांड लॉन्च हो गया। फिर उसके बाद मतलब मैं सोचा कि थोड़ा वो बाहर फोकस करते हैं, फिर कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा महाराष्ट्र में फोकस ही नहीं करेंगे। क्या होता है, जहां का ब्रांड है उधर का उनको इतना वैल्यू नहीं रहता, और लोकल लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। बाहर के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप मतलब वेट करते हैं कभी आते हैं सर, क्या है इधर का, कुछ नहीं, यही चौक में देखते हैं यार, ये इधर का, ये क्या है उसका। तो वैसे कर तो वैसे करके फिर ब्रांड ग्रो हो गया। फिर अभी एक्चुअली यस फैमिली ज्वाइन करने का रीजन थोड़ा अलग था। अभी क्या हुआ, मैं रेसिपी आउटसोर्स किया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स दोनों थोड़ा डिफिकल्ट था। तो मैंने एक पार्टी को सीक्रेसी एग्रीमेंट करके रेसिपी आउटसोर्स किया था। फिर वो पार्टी का और मेरा एग्रीमेंट ऐसा था कि रेसिपी दिस इज ओनली फॉर द जैगरीटेल्स, नॉट फॉर अदर्स। बट वो क्या हो गया, येवले का वगैरह, मतलब उनको तकलीफ हो रहा था कि गुड़ की चाय का क्रेज है ये है, और वो लोगों को कैसे बनाने का पता नहीं था, अभी भी नहीं बनाते हो।
तो उन्होंने क्या किया, मेरा जो रेसिपी जिसको मैंने दिया था उसको अप्रोच किया कि इनका अच्छा। कौन बनाता है, क्या बनाता है करके। तो फिर उस टाइम येवले ने अप्रोच करने के बाद उसने मुझे बिना बताए येवले को देना शुरू कर दिया, बिकॉज येवले वॉज अ बिग देन मी ना। मैं क्या हम्म, 25-30 आउटलेट वाला था, येवले उस टाइम 2-250 आउटलेट का था। तो उसको हाँ। लगा ये तो कुछ भी नहीं यार, इतना 25 लाख का धंधा तो मेरे को येवले से मिलता है, ये क्या 4-5 लाख का धंधा देते हैं। यस यस तो यस। बट फिर मैंने वो रेसिपी चल रहा था, बट उसने फिर बाद में सबको देना शुरू कर रहा था। उसको अच्छा। पता चला कि एक को दिया कुछ नहीं किया, तो अभी सबको देते हैं। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा तकलीफ होने लगा। फिर मैंने सोचा कि मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करता हूँ। फिर मैंने हम्म, एक्चुअली एग्जैक्टली 1 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया जान में। और फिर मैंने उसको बोला ठीक है, मैं बाद में लीगल वीगल देखता रहूंगा, मैं अभी तेरे से लेना बंद करूंगा। हम्म, तो फिर उसको बहुत तकलीफ हो गया, बिकॉज उस टाइम तक तो मैं 35-40 लैक्स का माल लेता था ना, और हम्म, अच्छे मार्जिन पे बेचता था मैं। मेरे को भी अच्छा प्राइस मिलता था, तो मैंने भी ज्यादा निगोशिएट नहीं किया। मैंने सोचा चलो अपन ही डेवलप किया पार्टी, क्या फर्क पड़ता है, अपने साथ कोई ग्रो होता है तो। फिर उसके बाद जब ये किया, और वो उसको मैंने क्या किया था, मेरे कंपनी में जॉब रोल पे भी लिया था जनरल मैनेजर ऑपरेशन करके, तो उसको सब फ्रेंचाइजी पता था। फिर मैंने लेना बंद किया, तो उसने बोला ठीक है, मैं अभी आपके साथ कुछ नहीं करूंगा, आप आपका करो, मैं मेरा करता हूँ, अभी मैं सबको ओपनली बेचूंगा। हम्म, तो मैंने लीगली वगैरह करने का कोशिश किया, बट मैंने सोचा कि थोड़ा इसको अलग तरीके से लेते। लीगल क्या है, 6-6, 5-5 साल तक कुछ नहीं होता। तो उस टाइम मैं एक्चुअली सोच रहा था कि यार इसके ऊपर ना थोड़ा ऐसा कोचिंग वगैरह चाहिए, अकेला क्या सोचेगा। तो उस हम्म, टाइम मैंने इसके बारे में सुना था, मतलब लोग बोलते थे यार ये उले सलगर वगैरह वो लोग उधर जाके पढ़ते थे, ऐसा वैसा। तो मैंने एक्चुअली फिर कहीं से मेरे को फेसबुक पे देखा यस पेक्युलम, तो मैंने फिर वो 26 जून का कुछ था मंडे। उस हम्म, टाइम मैंने फिर मंडे का सेशन किया, मेरे को अच्छा लगा। और मेरे को सीखने में कोई ऐसा नहीं था, और मेरे को एक्चुअली पेन था, तो मैंने ज्वाइन किया था। उसके पहले मैंने बहुत ये किया था, मतलब बड़ा बिजनेस का भी मैंने लाइफ टाइम मेंबर हूं मैं। उसके हम्म, बाद स्नेहल नीति का, उनका भी मैंने 10x MBA करके प्रोग्राम लिया है पेड। हम्म, बट वो ऑनलाइन में मेरे को मजा नहीं आता था, डिस्ट्रैक्शन होता है। अपन मतलब अभी जैसे हम लोग 2 घंटे मोबाइल, तो मैं तो जेब में नहीं रखता, बैग में रखता हूँ, हम देखते भी नहीं, वैसा नहीं होता था, तो मेरे को अच्छा लगा। तो उस टाइम मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे को बहुत फायदा हो गया। अपना हम्म। पहला ही आप पहले दिन ये किया, नेक्स्ट डे आपने बोला फिर आ जाओ, मैं आ गया। 26 तारीख को अपना पहला लेक्चर था बिजनेस आइट्रेशन। अच्छा। ओके। हाँ, तो बिजनेस आइट्रेशन में मेरे को पता चला कि उसमें ये था ना कि सिर्फ एक चीज पे ये नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा ये हम्म, करना चाहिए। तो एक सेकंड, कैसी चीज? तो उस टाइम मैंने फिर मेरे वो दिमाग में आ गया कि अरे अभी क्या हो रहा है, जैगरी का बोर्ड है करके वो सबको अप्रोच कर रहा है, तो मैं इसको अभी ना एज ए मैन्युफैक्चरर मैं थोड़ा इसको बल्क में खेलता हूँ। तो मेरे को वो थोड़ा अभी जो शॉक दे रहा है, उसने मेरा 25-30 आउटलेट तोड़ा था एक्चुअली, प्राइस वॉर करके। हम्म, तो फिर मेरे को, मैंने वो व्हाइट लेबलिंग में चाय कॉफी इंडिया करके एक लोगो डिजाइन किया। मेरे को चाय कॉफी में मतलब एज अ ब्रांड तो कुछ करना नहीं था, बट उसमें चाय और कॉफी का कुछ ऐसा लगना चाहिए करके फिर मैंने थोड़ा सोच समझ के एक अच्छे से लोगो वगैरह बनाया। फिर उसके बाद वो सुदर्शन जी थे, उनका भी मेरे को थोड़ा अच्छा काम लगा। मैं ऑलरेडी डिजिटल करता ही था शुरू से। तो फिर आप बोले ना इनका आइडिया ऐड अच्छा है, तो मैंने उनके साथ मीटिंग करने के बाद मेरे को लगा यार कि नो द बिजनेस सिर्फ मतलब डिजाइन करता है और भेजता है, ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मतलब मेरे को अलग कुछ करना है, उसके लिए काम करने के लिए आदमी भी मिला। तो फिर मैंने वो चीज लॉन्च किया। और उसके बाद फिर मैंने फोकस किया कि अभी व्हाइट लेबल, क्योंकि इसमें वो ट्रेस नहीं कर पाता ना, अभी इसका माल कहाँ जा रहा है क्या। जागरी टेल वो ट्रेस कर सकता है। हम्म, तो मैंने फिर थोड़ा उधर फोकस किया, जागरी टेल्स भी ग्रोथ हो रहा था। बट उस टाइम मैंने एक्चुअली एक नोटिस किया, मैं जो चीज 300 रुपए में देता हूँ वो उधर जाके बोलता था 250 में देता हूँ। तो उस टाइम मैंने प्राइस कम नहीं किया, आपको एक बार पूछा भी था प्राइस
क्या कैसे करेंगे, आपने बोला प्राइस कम करना इज नॉट द सॉल्यूशन, फिर वो 250 का वो 200 करेगा, फिर वो क्या उसमें और में नहीं जाने का। तो एक्चुअली उसका फायदा ये हुआ सर, लोगों को लगा यार ये प्राइस कम नहीं कर रहा मतलब इसके प्रोडक्ट में कुछ तो दम है। तो मैंने स्क्रिप्ट देना शुरू किया कि आपको देखो इसमें कैसा है, मेरा जागरी टेक्स मेरा खुद का ब्रांड है, मेरा लोगो उधर लगा है, सो आई हैव केयर फॉर यू। वो उसको मटेरियल बेचना है, उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आप एडवांस में पेमेंट करते हैं, आगे जाके फूड में कुछ इशू हो गया ये हो गया तो मैं भी आपको हेल्प नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ये लोग मेरे से मटेरियल नहीं देते, देखो मेरा सेल ही नहीं उनके साथ। एंड मैं पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में करता हूँ, उनको पता है मैं पूरा जीएसटी बिल वगैरह डे वन से मेरा प्रॉपर ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह है, मैं सिस्टम में कुछ कम नहीं किया था। तो फिर लोगों को लगा कि यार 50 रुपए कम लेके मतलब 5 कप चाय, वैसे तो हम फेंक भी देते हैं बचा हुआ। तो फिर लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, कुछ लोग जो मनी माइंडेड रहते हैं वो लोगों ने थोड़ा लिया, बट फिर वो कस्टमर मेरे पास वापिस आ गए, फिर वो टेंशन में आ गया, साला ये क्या क्या स्ट्रेटेजी करता है, रेट भी कम नहीं कर रहा, 6 महीना हो गया 7 महीना हो गया। और मैंने एक किया सर, उसका कोई कस्टमर को मैंने अप्रोच नहीं किया। मैंने बोला कि यार वो गंदगी में नहीं जाने का, मतलब वो जो करता है, मतलब उसने जो किया वही सेम चीज मैंने किया, मेरा कस्टमर उसने थोड़ा तो मैंने उसका थोड़ा, तो उसमें कुछ मजा नहीं, दोनों खत्म हो जाएंगे। तो उसने उसका बॉटम इतना डाउन कर दिया ना, अभी जो रेट में वो बेचता है मेरे को नहीं लगता वो आगे जाके कैसे सस्टेन करेगा क्या करेगा, बट मैंने मेरा प्राइस वगैरह, बिकॉज ये सब क्यों पॉसिबल हुआ, मैं उधर आके कोचिंग लेता था, कुछ ना कुछ पढ़ता था, अदरवाइज एक जनरल जो रहता है नेचर का लॉ उस हिसाब से मैं भी जाता था, तो मेरे को ये इसका फायदा हो गया। उसमें बहुत सारे अपने टेक्निक है। और दूसरी चीज, मैंने एक्चुअली 27 सेशन हुए मेरे आज तक 7 महीने में, मैंने एक भी सेशन मिस नहीं किया, और एक दिन भी मैं कभी मतलब 1 मिनट भी लेट नहीं आया, मैं 7:30 पौने 8 बजे आता हूँ। तो क्या होता है, मैं मतलब वो एटमॉस्फेयर के लिए प्रिपेयर रहता हूँ 10-15 मिनट पहले ही आके, नहीं तो आप भागते दौड़ते आए तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ये रहता है। तो उस हिसाब से मैं फुल फ्लेज अटेंड करता हूँ। तो मैंने बहुत सारे टेक्निक उसमें से बिजनेस आइट्रेशन जैसे, वो तो मेरे को मतलब जो मेरे को पेन था उधर ही मेरे को सॉल्यूशन मिला, तो एक नया चीज को जन्म मिला उधर ही ऑन द डे वन इटसेल्फ। तो वो रास्ते पे अभी जर्नी चल रहा है। उसके बाद अपना फिर मेरे को हायरिंग वगैरह, मैं एक्चुअली आपने जो सीखा है कोर सेल, बफर सेल, जैकेट सेल, तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार हम लोगों ने इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो फिर मैंने टीम हायरिंग वगैरह इसके ऊपर फोकस किया, बिकॉज मार्जिन अच्छे बिजनेस में अपने रेट पे बेचते हैं, कोई निगोशिएट नहीं करता कुछ नहीं, बट मैंने एक सोचा है कि विन विन सिचुएशन क्रिएट होना चाहिए, वो जो एंड यूजर है वो जीतना चाहिए, मतलब वी आर द ब्रांड हु इज गिविंग मैक्सिमम प्रॉफिट टू द फ्रेंचाइजी, 50% ग्रॉस मार्जिन देते हैं हम लोग। तो हाँ, तो उस हिसाब से फिर मैंने फिर टीम हायर किया, सेल्स में टीम लिया, ऑपरेशंस में लिया। तो सर मैं मतलब मुझे आज बहुत खुशी होती है, मेरे पास बहुत टाइम फ्रीडम है सर अभी। मतलब मेरा फोन 24 आवर साइलेंट रहता है। मैं एज में आने के पहले हर एक फोन अटेंड करता था, मैंने अभी टीम किया तो मैं क्या करता हूँ, हर आधे घंटे में मिस कॉल देखता हूँ, मेरा सेव नंबर रहेगा तो कॉल करता हूँ, नहीं तो मैं उसका स्क्रीनशॉट निकाल के सेल्स का जो लीड है उसको देता हूँ, वो आगे उसके टीम के साथ कोऑर्डिनेट करता है बात करके। तो एक बिजनेस ऑटोमेशन जो हम लोग बोलते हैं वो एक्चुअली मैं अभी थोड़ा रियलाइज कर रहा हूँ। मेरा फोन स्विच ऑफ कभी नहीं रखता, मैं साइलेंट रखता हूँ। तो उस हिसाब से फिर टीम बिल्डिंग, टीम हायरिंग, फिर अपना एक टेक्निक था रूल ऑफ 7 एंड रूल ऑफ 3। एक आदमी 3 एक्टिविटी अच्छे से कर सकता है और एक लीडर 7 लोगों को ही मैनेज कर सकता है। उस हिसाब से फिर मैंने फैक्ट्री में क्या किया, थोड़ा हायरार्की डेवलप किया। नहीं तो पहले मैंने क्या किया था, 10-12-15 लोग रहेंगे तो वो क्या आदमी उसको हायर करे, थोड़ा उनके मतलब रेसिपी सेशन अलग किया, पैकेजिंग सेशन अलग किया। तो इस हिसाब से फिर वो जो भी पढ़ के आते थे वो थोड़ा इम्प्लीमेंट कर करके फिर उससे फायदा हो रहा है। मतलब आजकल सिचुएशन ऐसी है कि मैं फैक्ट्री में भी नहीं जाता 8-10 दिन, मेरे को अभी कुछ नहीं, पहले मैं हर रोज सुबह जाके बैठता था नया फैक्ट्री है, कुछ गलती हो गया, फिर एसओपी वगैरह सब उनको दिया कैसे क्या करने का, वैसे करके फिर वो टेक्निक भी मैंने इम्प्लीमेंट किया। बाद में एक परफेक्शन ट्रैप रहता है ना, वो भी सेशन उसी टाइम इमीडिएटली हुआ था 11 तारीख को, क्योंकि मेरे को चाय कॉफी का लॉन्चिंग करना था ना।
फिर उस टाइम मैंने बहुत स्ट्रैटेजी, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मार्केट में ये करूंगा, ये करते बैठता तो मैं लॉन्च ही नहीं करता था। मैंने बोला ठीक है, अभी मेरे दिमाग में जो है कैसे करना है क्या करना है उसके हिसाब से मैंने फिर लॉन्च कर दिया। थोड़ा इनिशियल थोड़ा चेंजेस वगैरह करना पड़ा, बट मॉडल हो गया वो। नहीं तो बहुत बार हम लोग परफेक्शन ट्रैप में अटकते हैं। उसके बाद स्टैनली अब्राहम का मॉडल था अपना, वो सेशन का मेरे को लगा कि यार सिर्फ अभी मैं व्हाइट लेबलिंग में जा रहा हूँ तो सिर्फ गुड़ की क्या कसम लेना है, जागरिकल्स ने लिए कसम गुड़ की चाय बेचने का। एज अ कंपनी तो कंपनी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, एज अ ब्रांड नहीं करेंगे। तो फिर मैंने वो चाय कॉफी इंडिया में ना अमृतुल्य चाय की रेसिपी वगैरह डेवलप किया। जब गुड़ का बना सकता है तो शक्कर का क्यों नहीं बनाते। तो शक्कर के चाय के भी प्रीमिक्सेस मैंने बनाना शुरू किया और वो बेचना शुरू किया। मतलब जस्ट एक मॉडल है, मतलब आपने सीखा नहीं, सीखा समय एक दो घंटे में सीखा, बट वो इंप्लीमेंट किया तो एक नया प्रोडक्ट को जन्म मिला। अदरवाइज मैं सोचता ही नहीं था, गुड़ गुड़ करते फिरता था। अभी मैं इनफैक्ट सर अभी ना कुछ आने वाले दिनों में मैं वड़ा पाव का प्रीमिक्स लॉन्च कर रहा हूँ। वेरी चाय की इंडस्ट्री में मेन पेन है सस्टेनेबिलिटी। मतलब एक चौक में चार चार पांच पांच आउटलेट है सर, चाय के ऊपर सिर्फ सस्टेन होना इज अ चैलेंज। तो और इनफैक्ट मैं अभी वड़ा पाव में जो प्रीमिक्स ला रहा हूँ ना, वो पेस्ट फॉर्म में ला रहा हूँ। अच्छा, सिंपल पोटैटो बॉईल करने का, उसमें मिक्स करने का, मतलब वड़ा पाव यू कैन मेक, उसका कोटिंग वगैरह उसका भी प्रीमिक्स बनाया। यू कैन मेक इन जस्ट 5 मिनट्स, 5-10 मिनट्स वड़ा पाव बना सकते हैं। बल्क में बैच एसओपी वगैरह किया है। अभी मार्केट में कोई ऐसा पेस्ट फॉर्म में, और उसका सेल्फ लाइफ 6 महीना, ऐसा कोई नहीं है अभी इंडिया में, कोई नहीं है सप्लायर इस टाइप में देने वाला। प्रीमिक्स में है बट उसको इतना टेस्ट नहीं आता। और दूसरा है फ्रोजन में, जैसे रोहित ओडे वाले वगैरह करते हैं, बट फ्रोजन को लोगों को मजा नहीं आता। तो ये प्रोडक्ट भी मतलब ये स्टैनली अब्राहम का ही मॉडल है। मतलब जुलाई में मैं सीखा था, तो थोड़ा नया प्रोडक्ट करना है तो थोड़ा टाइम तो जाता है। टाइम जाता है। फिर क्राइसिस गोल वगैरह हम लोग सीखते थे। तो मेरे को जब पता चलता था कि यार उधर का 2 फ्रेंचाइजी भी टूट गया, ये महीने ऑर्डर नहीं आया, तो मैं एक्सेप्ट करता था, ठीक है यार इट्स ओके, और 2 ऐड करेंगे फ्रेंचाइजी। मतलब एक्सेप्ट द सिचुएशन। तो ऑलमोस्ट हम लोग उधर ही ये हो जाते। नहीं तो फिर कभी कभी आदमी क्या सोचेगा, तो उसको फोन करके सारा देखता हूँ, मैं तो मारता हूँ, पकड़ता हूँ, कुछ भी सोच सकता है आदमी, इतना इतना। फिर उसके बाद टीम गोल, मैंने टीम को टारगेट वगैरह देना ये किया। थोड़ा कुछ प्रोडक्शन आपने इतने से इतना किया तो आपको इतना इंस्लो, ऐसा कुछ डिजाइन करके ये किया। उसके बाद हायरिंग के आपका जो ईएनपी था ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आजकल सर मैं हायरिंग में क्या करता हूँ, थोड़ा जनरल चेक करता हूँ ये सब, क्योंकि इंटरव्यू में सब कुछ पता नहीं चलता सर, उसका जस्ट एटीट्यूड देखने का, इंटरव्यू को टाइम पे आया कि नहीं देखने का। और दूसरा चीज मैं ये करता हूँ कि उसको सैलरी पूछता हूँ, जो मांगता है ना मैं निगोशिएट नहीं करता। मेरा कैपेसिटी रहेगा तो देख के हायर करता हूँ, नहीं रहेगा तो बोलता हूँ मैं बताता हूँ। ईएलपी का वो फायदा होता है। आपने निगोशिएट नहीं किया तो वो छोड़ेगा नहीं ना, बिकॉज उसको जितना चाहिए तो वो आपने दिया है, क्यों छोड़ेगा। तो उसका एक फायदा हुआ। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का अपना वो मास्लो हायरार्की था, राइट पर्सन एट राइट स्लॉट। तो उस हिसाब से मैंने पहले मैं एक आदमी को बहुत सारा काम लगाता था, तो मैंने सोचा कि नहीं यार इसका क्या स्किल है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, मछली को पेड़ पे मत चढ़ाओ, उसका जो स्किल है उसको ही वही काम देने का। उस हिसाब से भी थोड़ा वो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद अपना कॉस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन का एक सेशन हुआ था, पीओपी पीओडी उसका, हाँ सीवीपी। तो उसका भी बहुत फायदा हुआ मेरे को। मतलब कभी कैलकुलेट नहीं करते तो मेरे को पता चला कि मेरा प्रोडक्ट महंगा होने से भी क्यों लोग लेते हैं, देयर इज सम डिफरेंशिएशन। तो उसका ये फायदा हो गया। उसके बाद अपना एक सेशन हुआ था कि प्रोडक्ट जो है कस्टमर के लिए इजियर होना चाहिए। तो अभी मार्केट में एक डिमांड है कि लोग शक्कर वाले हैं, उनको गुड़ का चाय बनाना है। बट अभी मैं क्या करता हूँ, 500 ग्राम में पैकेजिंग करता हूँ, तो लोग इतना नहीं बना सकते, बिकॉज उसमें 60/70 कप होता है, तो इतना बना के नहीं रखते। तो अभी मैंने एक मशीन परचेस किया है, तो मैं 10 ग्राम के सैचेट में आ रहा हूँ। मेरे भी वो कमीशनिंग हो जाएगा 1-2-3 हफ्ते में। तो फिर वो चीज में मतलब कस्टमर को जो, बिकॉज मैक्सिमम लोग पूछने लगे ना, जब मैं अभी व्हाइट लेबलिंग में जा रहा हूँ तो मैं बहुत सारे ब्रांड को अप्रोच करता हूँ, तो लोग बोलते सर ठीक है बट हम लोग, हमारा मेन चाय शक्कर का है, तो गुड़ में ऐसा कुछ करो। तो फिर वो मैंने
अपने इसमें मंत्रा में भी था उस टाइम, मैंने नोटिंग किया था, मार्केट से आ रहा था तो मैंने सोचा चलो एक मशीन लेते हैं। हम्म, तो वैसे वैसे करके ये किया। उसके बाद अपना ट्रस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट, हम लोगों ने ईएनपी वॉल वगैरह किया था, उस हिसाब से फिर वो भी इम्प्लीमेंटेशन चालू है। उसके बाद अपना जो गिराड का वो सेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू नोट का। उधर से आने के बाद मैंने पहले डिजाइन किया और मैंने फिर थैंक यू नोट भेजना शुरू किया। तो लोगों का वो हम तो हार्ड कॉपी रिटर्न भेजते हैं ना, तो लोग व्हाट्सएप में इतना अच्छा उसका फीडबैक देते, मतलब दे आर सो हैप्पी। अभी लिखने का मेरे को थोड़ा टाइम नहीं रहता, तो मैंने ऐसा, मतलब मेरी वाइफ लिख के भेजती पूरा जो अरे वाह वाह। तो उसका फायदा होता है, कनेक्ट होता है आदमी यार, दे हैव द कंसर्न फॉर अस, मतलब दे केयर फॉर अस, कुछ लिखते हैं। उसके बाद अपना सीपीए चार्ट का भी हम लोगों ने किया था, तो मेरे को जब पता चला कि सोशल मीडिया का जो है कॉस्ट मेरा बहुत ही हेवी आ रहा था, 16-17 हजार पर लीड आ रहा था, पर एक्विजिशन आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि रेफरेंस और रेफरल के ऊपर ज्यादा काम, तो फ्रेंचाइजी वालों को मैंने कुछ रेफरल बोनस वगैरह देना शुरू किया। तो सोशल मीडिया का थोड़ा मैं ये, उससे ज्यादा कन्वर्जन होता है, बिकॉज वो रेफरेंस में 10 दिया तो 8 कन्वर्ट होता है। इधर यस। सोशल मीडिया में इतना लीड आता है, 300 आता है, उसमें से एक कन्वर्ट भी नहीं होता, मतलब बहुत कम रहते, तो उस हिसाब से फिर वो भी इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद अपना स्पिन टेक्निक वगैरह वो थोड़ा, मतलब मैं जो सीख के आता हूँ, मैं इधर आने के बाद फिर टीम को बताता हूँ कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अपना स्टोरी टेलिंग टेक्निक। तो उससे फिर लोगों को भी एक्चुअली क्या होता है, सेल्स टीम ना मोटिवेट रहता है, उनको लगता है कि यार मतलब मैं एक्चुअली रूटीन काम कुछ नहीं करता ना, तो लोगों को ऐसा नहीं लगता है बैठ के रहता है। वो लोग मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते कैबिन में बैठा, तो मतलब वो हार्डली, बहुत रेयर मैसेज करते हैं, उनको पता है फोन भी बजेगा तो उनको डिस्टर्ब होगा, कुछ पढ़ रहे होंगे या किसी से बात चल रही होगी, कुछ मीटिंग चल रही, तो लोग मैसेज करते हैं, नहीं तो आके नॉक करके जाते हैं। तो उनको पता है कि यार ये आदमी पढ़ता है, सीखता है, और मैं सिखाता, मैं शेयर करता हूँ कि मैंने आज ऐसे सीखा, हमारे कोच ने हमको ऐसा बोला, तो हम लोग ऐसा इंप्लीमेंट करेंगे। मैं ट्यूसडे को उधर से इधर आता हूँ तो पहले क्या सीखा वो उनको पास, बिकॉज वो लोग ही काम कर रहे हैं, मैं सीख के मेरे दिमाग में रख के उसका कोई फायदा नहीं है, यदि उनको पता नहीं चलेगा तो फिर इट इज वेस्टेज। तो वो स्पिन टेक्निक वगैरह। उसके बाद अपना रिस्क मिनिमाइजर एक टैग था, उसमें हमने एक आपने पढ़ा था कि विजन मिशन वो सब रिटर्न होना चाहिए, टेस्टिमोनियल ये वगैरह। तो अभी ठीक है, हमारे टेस्टिमोनियल वगैरह तो यूट्यूब पे रहते हैं, तो विजन मिशन वगैरह एक्चुअली मेरा पहले से ही था, मतलब 2019-20 में ही किया था मैंने। वो स्नेहल कांबळे का एक सेशन था, उसमें वो अच्छा था, उसने एक विजन स्टेटमेंट का बुक था, उसके हिसाब से पढ़ते हुए, बट इसमें आपने एक करेक्शन किया था कि इट शुड बी इन अ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। उसके बाद निगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए, मेरे एक कोर वैल्यूज में था कि बीइंग पायोनियर बाय डूइंग इम्पॉसिबल थिंग, तो अभी मैं इम्पॉसिबल की जगह इनोवेटिव थिंग लिखता हूँ, मतलब जस्ट साइकोलॉजी, हम लोग खुद ही क्यों बोलेंगे वो इम्पॉसिबल है। तो वो मैंने करेक्शन किया। उसके बाद अपना स्टोरी टेलिंग टेक्निक वगैरह वो भी अच्छा है, तो मैं अभी वो बच्चों को बोलता हूँ कि यार तुम कोई सिमिलर स्टोरी बताओ कस्टमर को, कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है तो उसको बताओ, क्योंकि मेरे पास दो अलग टीम है। हाँ, फ्रेंचाइजी सेल्स का अलग टीम है, और व्हाइट लेबलिंग का जो है वो अलग सेल्स टीम, तो दोनों को अलग अलग स्क्रिप्ट दिया। अभी मेरे को एक एडवांटेज क्या हो रहा है, मतलब जो फ्रेंचाइजी लेने आता है, कोई कोई आदमी का बहुत ऑब्जेक्शन रहता है कि क्यों फ्रेंचाइजी लेंगे, क्यों फीस देंगे, आप सिर्फ मटेरियल दे दो। तो मेरा ही सेल्स टीम उसको बोलता है कि हम मटेरियल नहीं देते सर, आपको फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा। और वो ऐसा करके फोन रख देता है, और फिर वो क्या करता है, वो लीड वो टीम को पसंद करता है, ऐसा ऐसे कस्टमर है उसको मटेरियल ही चाहिए, बट 2-3 दिन के बाद कॉल कर फिर वो लोग इधर से बात करो, तो मेरा लीड वेस्ट नहीं बता दे। और कोई कोई उधर व्हाइट लेबलिंग में हम लोग बोलते हैं मटेरियल लेके आप बिजनेस करो, हमारा उधर स्क्रिप्ट अलग है, हम लोग उधर फ्रेंचाइजी वालों के अगेंस्ट बात करते हैं, क्यों किसी का फ्रेंचाइजी लेने का, उसका सब फॉलो करने का, कई के लिए 2 लाख रुपए तो लगता है, 10,000 में चाय का दुकान बनता है, मटेरियल ले लो, चाय बनाओ बेचो। तो उधर कुछ लोग रहते कि नहीं नहीं मुझे ब्रांड ही चाहिए, तो फिर वो टीम इधर पास करती है जिनकी ठीक है फ्रेंचाइजी चाहिए तो हम नहीं देते,
और रख देते हैं, बोलते भी नहीं, रेफर भी नहीं करते कि जैगरेटियस ब्रांड है करके, बिकॉज वो थोड़ा सीक्रेट रखना पड़ता है। हम्म, फिर अपना बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, इन्फोशीट्स वगैरह वो सब हमारे पास प्रॉपर सारे रिटर्न एसओपी वगैरह सब है। मटेरियल रिक्विजिशन मतलब हमारा पूरा बिजनेस, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, फ्रेंचाइजी मॉडल या व्हाइट लेबलिंग मॉडल, हम लोग सिर्फ वो फाइल बेचते हैं, लोग पढ़ के चाय बनाते हैं, बेचते, धंधा करते हैं। मैंने सर एक साल में ना, मैं पहले 20 दिन ट्रैवल करता था, येस फैमिली में आने के बाद मैं एक साल में सिर्फ 2 बार ट्रैवल किया है। अभी मेरा स्पैन खत्म हो गया, 6 महीने में एक बार जाता हूँ मैं अभी। बहुत लोग बहुत बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए आपने, मुझे बहुत खुशी है। अभी तक तो आपका नाम और आपका ब्रांड पता था, पहली बार मुझे आप पता चले कि आपकी हिस्टोरिकल, आपका इतिहास क्या है, आप कहाँ से आए, आपने क्या क्या सारे सेशन इम्प्लीमेंट किए। काफी ही मतलब इंस्पायरिंग इतिहास है कि जब आप आए पुणे में, पहले ही दिन आपको रहने का भी ठिकाना नहीं था, वहां से लेकर के इतना बड़ा ब्रांड बनाना, लंबा स्ट्रगल करना, और ये बहुत ही प्रेरणादायी स्टोरी है। एस फैमिली जब ज्वाइन किया आपने, तो उस समय एक टेंजिबल रिजल्ट आता है, उस समय क्या टर्नओवर था और आज क्या टर्नओवर है, कुछ बता पाएंगे? मैं यस फैमिली ज्वाइन किया तो एक्चुअली एक 3.5-4 करोड़ तक स्ट्रगल कर रहा था। फिर बाद में थोड़ा चैलेंजेस आ रहे थे, तो अभी मैंने अलग वर्टिकल ऐड करने से मेरा और 1.5 करोड़ टर्नओवर बढ़ गया। नाउ दिस ईयर आई विल बी क्रॉसिंग अराउंड 7 करोड़। 7 करोड़। तो एक 3.5 करोड़ से 7 करोड़ के आसपास आप करीब करीब, ये ईयर एंड तो होने ही वाला है, आप कितना 2 महीना रह गए? 2 महीना, 2 महीने में ऐड हो जाएगा एक आध करोड़ और। तो ये जो ग्रोथ हुआ, ये जो आपका डेवलपमेंट हुआ, करीब करीब आपने 3-3.5 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़, उसके पहले क्या टर्नओवर था लास्ट फाइनेंशियल ईयर? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ से ये दिस ईयर यू आर गोइंग टू गो टू 7 करोड़। तो फाइनेंशियल भी आपने अच्छा खासा अचीव किया है, ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, और हैव ग्रोन बाय 300%। क्योंकि 2.5 करोड़ से 7.5 करोड़ तक जाना, 7-7.5 करोड़ तक, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आपने इस फैमिली ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं लिया होता, तो आज आपकी मनस्थिति क्या होती? मैं नेचुरली जैसे करते वैसे करता बैठा था, प्राइस वॉर ये वो सब करते बैठा हूँ। बिकॉज अकेला आदमी क्या केबिन में बैठ के क्या सोचेगा। मैं तो एक्चुअली जब वो वैसा हो रहा था ना, उस टाइम मैं इधर उधर बातों में बिजी था। मतलब अपना जो क्लोज फ्रेंड है उसको जाके बोलने का, यार देखना नितिन ने ऐसा किया मेरे साथ, सब उसको जानते थे ना, मैं एज अ फ्रेंड लेके उसको घूमता था। तो वो भी फिर मेरे फेवर में बात करते, ठीक है यार क्या करने का, तू इतना अच्छा है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता। फिर मैं इधर आने के बाद मैंने फिर वो सब छोड़ दिया, मतलब वो चीजें। इनफैक्ट मैंने लीगल भी छोड़ दिया। मतलब ठीक है यार, लेट हिम आपने वर्क ऑन हिज फ्रेंड। स्ट्रेटेजिकली उसको मात कर दिया, लीगल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हम्म। तो बताइए, अगर आपने इस फैमिली के इतने सारे 27 सेशन अटेंड किए, कौन सी ऐसी टेक्निक, कौन सी ऐसा स्ट्रैटेजी, कौन सा ऐसा टूल आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा? सर सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो बिजनेस आइट्रेशन था, वो उसी से मेरा एकदम किक स्टार्ट हो गया ना, कि नया कुछ करते हैं। तो मैंने जितने भी अभी रेफर किए, मतलब एवरी टूल इज हैव दैट मच वेटेज सर, बस वो करने वाला चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। मतलब उसमें मेरे पास ऐसा, मतलब 27 दिन में 27 सेशन में ऐसा एक भी मिनट नहीं लगा यार आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अरे वाह वाह, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतने गहराई से सेशन को अटेंड किया है। अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में क्या लॉन्ग टर्म आपका विजन है, कहां आप अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं? मैंने एक्चुअली सर 2019 में ही लिखा था कि मेरे को 2030 तक 10,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा करना है क्यूमुलेटिव, और कम से कम 3,000 लोगों को ये देना है। तो अभी बीच में थोड़ा दिक्कत लग रहा था, बट अभी आई एम ऑन इट। बिल्कुल, बहुत अच्छी भावनाएं हैं आपके साथ, और उससे भी बहुत बड़ी बात यह है कि आप जिस बैकग्राउंड से आए, इस देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो उस फैमिली बैकग्राउंड से नहीं। आज आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए, लेकिन आपने बोला आपके माता पिता जी को हैंडराइटिंग मतलब साइन करना भी नहीं आता। आप पढ़ाई में अच्छे थे, आप आए पुणे में जोश में आ गए, पुणे में आपने आकर के कॉलेज में समझा, आपको उस समय आपने प्रोस्पेक्टस खरीदा, रात में रहने की जगह भी नहीं थी जो तो पहला दिन आप पुणे में आए।
आप वॉचमैन के साथ आपने दोस्ती करके वहां रहे, फिर आपने जैसे तैसे करके 4 साल निकाले, जॉब किया, बिजनेस में आए, अगर बिजनेस को आप बिल्ड कर रहे हैं तो यह है प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर की निशानी। और आपकी स्टोरी से कई लाख लोग मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन लेंगे।